नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। देखे भाई, आज है संडे और हर बार की तरह आपके लिए लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो की क्लास नंबर 5th, यानी कि जिसमें हम पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको करंट अफेयर्स के ऊपर डेली टाइम वेस्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस संडे को शाम 5 बजे इस पूरे हफ्ते की दी करंट अफेयर शो क्लास को एक बार कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। और एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार क्लास अटेंड कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ा हुआ दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद केवल पढ़ना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। तो भाई नोटबुक और पेन उठा लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ, आज की इस क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। अब देखिए, आज का पहला करंट अफेयर पढ़ने से पहले एक और जानकारी दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट आपके पास होनी चाहिए। अगर अभी तक आपके पास नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डाउनलोड करके फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अब जीएस के अंदर गर्दा उड़ाना है। क्योंकि इन नोट्स को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा। कभी भी जीएस आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे, मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो मेरे भाई। तो भाई आज की इस क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो गाइस, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे पहले तो समझ लो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। ये रिपोर्ट हर साल, ठीक है, ये एक रैंकिंग है। ये रैंकिंग हर साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसको शॉर्ट में आईईपी बोलते हैं, ठीक है, जो कि सिडनी की एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ये काम करती है। हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करती है, 2026 में भी जारी करी है, ठीक है। 163 देशों की ये सूची है, मतलब 163 देशों के ऊपर यहां पर सर्वे किया गया। जिसके बाद यहां पर जानकारी दी गई कि भाई सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा है, किस देश में सबसे अशांति है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है। तो भाई 23 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। 23 पैरामीटर्स को एनालाइज किया जाता है। जैसे कि पहला आतंकवाद, कि भाई दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, किस देश में आतंकवाद कितना है, ठीक है, टेररिज्म का क्या स्तर है वहां पर, इस चीज को देखा जाता है। दूसरा गाइस देखा जाता है इंटरनल अशांति, यानी कि अंदर देश के अंदर दंगे वगैरह कितने होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कितने हो रहे हैं, पुलिस आम जनता के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है, ठीक है, या फिर आम जनता दूसरी आम जनता के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है, चोरी चकारी का स्तर वहां पर क्या है, ये चीजें देखी जाती है। साथ ही एक चीज ये भी देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर देश के कॉन्फ्लिक्ट्स कितने देश के साथ चल रहे हैं। जैसे कि रूस का किसके साथ, यूक्रेन के साथ चलता रहता है, भारत का पाकिस्तान के साथ चलता रहता है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ चलता रहता है, ठीक है, अमेरिका का ईरान के साथ चल रहा है, ठीक है, साथ ही ईरान का इजराइल के साथ भी चल रहा है। तो ये चीज भी देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी तो देश में अशांति आती है। साथ ही कई सारी चीज देखी जाती है। टोटल 23 पैरामीटर्स यहां पर देखे जाते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो भाई अब सवाल उठता है कि 163 देशों की इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भाई भारत को 127वां स्थान मिला है। कौन सा, 127वां। दुख की बात यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, वो भी भारत से बेहतर है, मतलब उस देश में शांति है भारत से ज्यादा, ठीक है। भूटान हुआ, नेपाल हुआ, उन देशों में शांति है, भारत से बढ़िया रैंक उन देशों को यहां पर मिली है। तो भाई भारत को इस रैंकिंग में 127वां स्थान मिला है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 127वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग को कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किस देश को इसमें टॉप पर रैंक मिली है, तो भाई आइसलैंड इसमें सबसे नंबर 1 पर रहा है, मतलब आइसलैंड सबसे शांत कंट्री है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर स्लोवेनिया, पांचवें नंबर पर आयरलैंड, छठे पर ऑस्ट्रिया, ठीक है, फिर 7वें पर पुर्तगाल, 8वें पर सिंगापुर, 9वें पर फिनलैंड और 10वें पर जापान। यानी कि वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो सबसे शांत कंट्रीज है, ठीक है, जहां पर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद भी सबसे कम है। इन देशों का दूसरे देशों के साथ कन्फ्लिक्ट भी नहीं चल रहा, जंग भी नहीं चल रही है, ठीक है। इन देशों की जो आर्मी वगैरह है बहुत ही शांतिपूर्वक काम करती है, इंटरनली कोई दंगे वगैरह तोड़फोड़ भी नहीं होती, तो इसी वजह से सबसे शांत देश है। अगर सबसे लीस्ट
पीसफुल कंट्री के बारे में बात करें जिनमें सबसे ज्यादा अशांति है, शांति बिल्कुल नहीं है, तो नंबर 1 पर यानी कि सबसे नीचे कौन सी है? रशिया है। उसके बाद आता है सूडान, उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ठीक है, उसके बाद आता है यूक्रेन और उसके बाद आता है इजराइल। देखो ये वही सारी कंट्रीज हैं जो कि हथियारों के मामले में सबसे आगे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ सबसे ज्यादा जिनके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिनमें इंटरनली सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, 4-5 चीजें मैंने आपको बता दी है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 23वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहां किया गया? देखिए, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण, यानी कि शहरों में डेवलपमेंट चल रही है, या फिर जो गांव है उनको शहरों से जोड़ा जा रहा है, या फिर जो कस्बे हैं उनको शहरों में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके, या फिर जो गांव के लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का वो लाभ उठा सके, ठीक है। तो हाल ही में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहां किया गया? तो भाई हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एग्जैक्ट अगर हम बात करें सुषमा स्वराज भवन जो है नई दिल्ली में, वहां पर किया गया। तो यहां पर क्वेश्चन में एक चीज कही गई है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत। तो भाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन है, यानी कि कई सारे बड़े बड़े देशों का एक सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता इस बार 2026 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन सा एडिशन इस बार इसका आयोजित होगा, तो भाई भारत 18वां एडिशन, नोट करो, ब्रिक्स सम्मेलन का 18वां एडिशन, ठीक है, 18वां संस्करण का आयोजन जो है वो इस बार भारत करा रहा है, ठीक है। कौन से संस्करण का? 18वें, ठीक है। जनवरी 2026 में ही भारत को इसकी अध्यक्षता किससे मिली है? ब्राजील से मिली है, क्योंकि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल ब्राजील ने ही इसकी अध्यक्षता करवाई थी। ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है उसमें इसका आयोजन हुआ था 12 या फिर 13 जुलाई को, ठीक है। जनवरी 2026 में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली। भारत ने मई 2026 में इन देशों के, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो भी देश आते हैं उन देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करी, वो भारत आए थे। और अब जून में भी इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं, फिर बड़े बड़े मंत्री हैं, वो आए, ठीक है। और ये जो था मतलब 13वां जो अर्बनाइजेशन फोरम था उसका हिस्सा बने, ठीक है, इसका हिस्सा बने। क्या है ये मैं आपको बता चुका है, लोगों के लिए शहर का निर्माण करना, डिजिटल नवाचार और जलवायु में लचीलापन लेकर आना, समझ गए। तो भाई ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत भारत में 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन हाल ही में किया गया नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा किया गया? यह आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 11 और 12 जून को किया गया। अब देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसमें टोटल 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है देख लो, इसके नाम में ही छिपे हुए हैं, जिसमें से B4 क्या है? ब्राजील, ठीक है, क्या है? ब्राजील। R4 क्या है? रसिया, ठीक है। I4 क्या है? इंडिया। C4 क्या है? चाइना। और भाई S4 आता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देशों का ये सम्मेलन है, ठीक है। ये 5 देश हर साल बैठ के मीटिंग करते हैं, जो वैश्विक बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो GDP का मुद्दा हो, ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, टेररिज्म का मुद्दा हो, ठीक है, टूरिज्म का मुद्दा हो, नवाचार इनोवेशन AI का मुद्दा हो, टेक्नोलॉजी का मुद्दा हो, व्यापार का मुद्दा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। इन मुद्दों के ऊपर यानी कि ये जो क्षेत्र है, सेक्टर्स है, इनमें कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये देश कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अपनी जनता की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके ऊपर ये चर्चा करते हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ डील भी होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस भी साझा करते हैं, अपने आइडियाज भी साझा करते हैं, ठीक है। तो ये 5 देश इसमें शामिल है। तो 18वां जो अध्यक्षता है इस बार भारत कर रहा है, और कब करेगा? सितंबर 12 या फिर 13 सितंबर को इसका आयोजन होने वाला है। इन देशों के जो सुप्रीम लीडर है ना, वो भारत में आने वाले हैं, दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और ऐसी बात नहीं है कि भारत पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करा रहा है, इससे पहले 3 बार ऑलरेडी भारत करा चुका है, जिसमें 2012 में भारत ने इसका आयोजन कराया था, 2016 और 2021 में भी भारत ने आयोजन कराया था। इस बार चौथी बार 2026 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कराने जा रहा है, समझ गए। चलो मेरे भाई नोट करते रहिएगा, छोटी छोटी चीज आती है बीच बीच में। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित थे जिनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हाल ही में 2 दिन पहले जसपाल राणा जी का, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है, दिल की धड़कन रुकने की वजह से दिल्ली में इनका निधन हो गया। उत्तराखंड के रहने वाले थे, 49 साल इनकी उम्र थी। क्वेश्चन में पूछ रहे कि किस खेल से संबंधित है? बहुत ही प्रतिष्ठित
खिलाड़ी थे और साथ ही मतलब ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम में भारत को गोल्ड मेडल ये दिला चुके हैं और बहुत बड़े कोच भी थे। ठीक है, इनके द्वारा ट्रेनिंग मनु भाकर, जिन्होंने 2024 में भारत को शूटिंग में क्या दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो भाई ये शूटर थे, ठीक है, निशानेबाज थे, ठीक है, शूटर, शॉर्ट रेंज, कितनी ही सारी जो प्रतिस्पर्धा होती है ना शूटिंग की, ठीक है, निशानेबाजी की, उसके ये खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ये क्या थे, शूटर थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने 1994 में एशिया खेलों में हिरोशिमा में जो हुए थे स्वर्ण पदक जीतकर भारत को ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी। इनके अलावा उन्होंने राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों में भी कई स्वर्ण पदक भारत को दिलाए हैं। ठीक है, इनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और कोचिंग के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और भी कई सारे खिलाड़ियों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो भारत को ओलंपिक या फिर कॉमनवेल्थ में बड़े बड़े मेडल दिला चुके हैं। तो भाई जसपाल राणा जी से रिलेटेड गारंटीडली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप रेडी रहिएगा कि ये शूटर थे जिनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया मैक्स हॉस्पिटल में। ठीक है, जर्मनी से ये आ रहे थे। ठीक है, केन विलियमसन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। सभी को पता होगा, स्पेशली अगर आप क्रिकेट लवर होंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए, केन विलियमसन, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये दुनिया के जाने माने क्रिकेटर हैं। ठीक है, हालांकि अब इन्होंने तीनों फॉर्मेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के लिए आईपीएल भी खेलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट में ये है, आपको पता होगा, लेकिन ये ऐसी लीग खेलेंगे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी 2 दिन पहले इन्होंने घोषणा करी है। टी20 से तो शायद इन्होंने पहले ही ले लिया था, टी20, ठीक है, ओडीआई और भाई हमारा जो है टेस्ट क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट से हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड के ही बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया के, विश्व के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने अब तक 19,500 से ज्यादा रन बनाए हैं तीनों फॉर्मेट में, और ऐसा करने वाले ये न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी हैं। इन्होंने 110 टेस्ट मैचों में 33 शतकों की मदद से 9,515 रन बनाए हैं। 175 वनडे मैचों में 7,256 रन बनाए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2,575 रन बनाए हैं। तो टोटल अब तक ये 19,500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो भाई काफी बड़ी अचीवमेंट है। और 2021 में इनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने WTC का कप भी उठाया था। ठीक है, और एक बार इनकी कप्तानी में जो आईसीसी वर्ल्ड कप में भी ये फाइनल में पहुंचे थे, हालांकि कप ये नहीं उठा पाए थे। ठीक है, तो काफी बढ़िया कप्तान भी और खिलाड़ी भी रह चुके हैं। केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड की टीम से एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, और विराट कोहली के भी शायद अच्छे दोस्त हैं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है रक्तदान करने के लिए, कि भाई रक्तदान कितना जरूरी है। आपकी एक खून की बूंद किसी इंसान की जान बचा सकती है, इसलिए हर एक व्यक्ति को जो एलिजिबल है उसको रक्तदान करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को लेकर दुनिया के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसी वजह से हर साल 14 जून को, कब, यानी कि 14 जून आज के दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल इसका एक अलग थीम भी रहता है। इस बार इसका थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं। ठीक है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं। एग्जाम में गारंटीडली पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो भाई विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहां किया गया? तो भाई इस साल 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण आयोजित कराया जा रहा है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है 12 जून से। ठीक है, 12 जून 2026 से फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। हर 4 साल में इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराया जाता है। पिछले साल अर्जेंटीना विनर था, यानी कि सबसे सक्सेसफुल टीम जो है ब्राजील है, और भाई अर्जेंटीना ने 3 बार इस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। अर्जेंटीना के ही तो है प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी। देखिए 1930 में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फुटबॉल का ये एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। किस खेल की है? फुटबॉल की है। 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें इसके मतलब शुरुआत, पहले मैच की जो शुरुआत हुई थी 1930 से, हर साल, हर चौथे साल
एक टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है, लेकिन उद्घाटन जो इसका हुआ था, गठन जो हुआ था फीफा का, वो भाई 1904 में ही हो गया था। कब हो गया था? 1904 में। कहां पर? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस में इसका गठन हुआ था, लेकिन पहले मैच जो खेला गया था वो 1930 में खेला गया था, और तब से लेकर के अब तक हर 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। लेकिन 2 साल ऐसे भी गए जब इसका आयोजन नहीं हुआ था। कब कब? 1942 और 1946। 1942 1946 को छोड़कर हर चौथे साल इसका आयोजन हो रहा है, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड का दौर था 1942-46, जिस वजह से फीफा वर्ल्ड कप या फिर विश्व कप चैंपियनशिप नहीं कराई गई। ठीक है, तो इस बार कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। और आयोजन कौन करा रहा है? इस बार 3 देश मिलकर इसका आयोजन करा रहे हैं। इस बार टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेला जा रहा है। ठीक है, इस बार ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की मेजबानी में खेला जा रहा है। क्वेश्चन गारंटेडली पूछा जाएगा, लिख के ले लो आप ये बात। ठीक है, तो भाई फीफा वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फुटबॉल की एक टूर्नामेंट है। महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा? तो भाई इस बार 2026 में महिला T20 विश्व कप का आयोजन कराया जा रहा है, और जिसकी शुरुआत शायद 12 जून 2026 से हो चुकी है। ठीक है, इसकी भी शुरुआत 12 जून 2026 से हो चुकी है। तो भाई इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनको ऑल द बेस्ट। सभी लोग यही प्रे कर रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्करण इस बार इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है? तो भाई महिला T20 विश्व कप का ये 10वां एडिशन है। कौन सा संस्करण है? 10वां एडिशन है। इस चीज को लिख लो। आयोजक कौन है इस बार? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड। कौन है इस बार आयोजक? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड। तो भाई इस बार टोटल 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। कुल 33 मुकाबले यहां पर खेले जाने हैं, और भारत का जो पहला मुकाबला है वो प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ ही है, और शायद वो आज यानी कि 14 जून 2026 को ही होने वाला है। अगर हम बात करें महिला T20 विश्व कप की सबसे सफल टीमों के बारे में, तो भाई ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने अब तक रिकॉर्ड 6 बार 2010, 12, 14 और 18, 20, 23 का खिताब जीता है। पिछले विजेता 2024 में यूएई में खेले गए पिछले संस्करण में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस खिताब को जीता था। तो भाई इस बार आशा करते हैं कि भारत ही इस खिताब को अपने नाम करके आए। ठीक है दोस्तों, चलो मेरे भाई, और मैंने आपको फीफा के बारे में बता ही दिया है। टोटल 48 टीमें होती हैं फीफा में। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भाई हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद, यानी कि देखिए सड़क पे कोई भी चलता है तो भाई दुर्घटना तो होती ही है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनकी मदद के लिए कई बार क्या होता है, अगर किसी की सड़क दुर्घटना की वजह से दुर्घटना हो गई है सड़क पे, तो कोई उसकी मदद नहीं करता। वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग तो इस वजह से मदद नहीं करते कि यार हम कानूनी दाव पेच में फंस जाएंगे, पुलिस जो है वो 70 सवाल हमसे पूछेगी, इस वजह से वो मदद नहीं करते। तो भाई सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए सड़क मंत्रालय ने हाल ही में एक योजना शुरू करी है, राहवीर। ठीक है, इसके लिए किसके साथ इसने साझेदारी करी है? तो भाई सड़क मंत्रालय ने रैपिडो, देखिए ये एक प्राइवेट एजेंसी है रैपिडो, आप सभी को पता है 30 लाख से ज्यादा शायद व्हीकल भारत के अंदर रैपिडो के फिलहाल चल रहे होंगे। तो सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए रैपिडो के साथ साझेदारी करी है। ठीक है, रैपिडो केवल यहां पर एक तरीके से अवेयरनेस पार्टनर होगा, मतलब एक एडवर्टीजमेंट पार्टनर होगा। रैपिडो का काम केवल लोग के अंदर अवेयरनेस फैलाना है कि भाई सड़क मंत्रालय द्वारा राहवीर एक योजना शुरू करी गई है। अगर कोई भी आम इंसान, अगर कोई भी पैसेंजर किसी सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करेगा तो सरकार के द्वारा उसको 25,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी, साथ ही एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो रैपिडो का काम केवल इतना ही है। ठीक है, रैपिडो केवल प्रमोशन का काम करेगी, लोगों को बताएगी कि भाई भारत सरकार द्वारा राहवीर एक योजना शुरू की गई है, तो जितना ज्यादा हो सके सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करो। देखिए पुरस्कार राशि क्या है? सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर, ठीक है, महत्वपूर्ण पहला घंटा के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा 25,000 का नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, सड़क मंत्रालय द्वारा राहवीर योजना शुरू करी गई है, किसकी साझेदारी के साथ? रैपिडो की साझेदारी के साथ। नगद राशि कितनी है? 25,000 रुपए। ये तभी आपको मिलेंगे अगर आप
दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर ही पीड़ित की मदद करेंगे। अगला है, ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? तो भाई सबसे पहले तो प्रोजेक्ट गंगा का मतलब समझ लीजिए। प्रोजेक्ट गंगा का मतलब क्या है? गंगा GANGA, ठीक है, इसके नाम में ही इसकी फुल फॉर्म छिपी हुई है। गंगा का मतलब है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। प्रोजेक्ट गंगा का मतलब है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। तो भाई हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, योगी जी आपको दिख गए होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। यानी कि इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले 2.5 से 3 सालों के अंदर, ठीक है, हर एक ग्रामीण परिवार को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। यानी कि उनको भी वाईफाई सर्विसेज से जोड़ा जाएगा, उनको भी 5G इंटरनेट सर्विसेज से जोड़ा जाएगा। कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा अभी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, वहां पर टावर वगैरह भी नहीं है, 4G 5G अच्छे से नहीं चलता, और बहुत सारे ग्रामीण इलाकों तक आज तक जो वाईफाई की सुविधा है वो भी नहीं पहुंची। तो प्रोजेक्ट गंगा के तहत उन गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी होंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, मतलब सेल्फ कमाई भी कर पाएंगे। जो ग्रामीण इलाके की औरतें हैं वो भी इंटरनेट के जरिए अपना कुछ कामकाज कर पाएंगे, ठीक है। इससे एजुकेशन में भी बढ़ावा मिलेगा। तो भाई आने वाले 2-2.5 सालों में 20 लाख ग्रामीण फैमिली को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। 57,000 गांवों को यहां पर टारगेट किया गया है। इसके तहत 1 लाख लोगों को यहां पर जॉब दी जाएगी, ठीक है, और इसके तहत 8 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर को जोड़ा जाएगा। तो भाई इस एक प्रोजेक्ट के द्वारा काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियारों के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? सबसे पहले तो सिपरी समझ लो होता क्या है। तो भाई सिपरी जो है इसका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली वर्क करती है, जो कि कहां पर है? स्वीडन की ही तो राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की ही तो राजधानी है स्टॉकहोम। तो सिपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि दुनिया भर के अंदर जो जितने भी देश हैं उनकी जो डिफेंस सिस्टम है या फिर उनका जो सैन्य शक्ति है उनको एनालाइज करता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है। किस देश के पास कितने एडवांस हथियार है उसको के ऊपर रिसर्च करता है। कौन से देश का किस देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग चल रही है, युद्ध चल रही है, किस देश को कितना नुकसान हुआ है, किस देश ने कौन कौन सी हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं, इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करके एक रिपोर्ट जारी करता है। तो हाल ही में सिपरी की ईयरबुक 2026 के अनुसार, यानी कि 2026 में जो रिपोर्ट जारी करी है उसके अनुसार भारत के पास जो परमाणु हथियार है उसके हिसाब से भारत को 6वीं रैंक दिया है। कौन सा स्थान दिया है? 6ठा स्थान दिया है। देखिए स्थानीय तो पूछ रहा है कि सिपरी 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियारों के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 6ठा स्थान दिया गया, क्योंकि भारत के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो 190 हो चुके हैं। 2025 में भारत के पास केवल 180 परमाणु हथियार थे, लेकिन भारत काफी स्पीड से परमाणु हथियारों का मतलब विकसित कर रहा है, जिसकी वजह से 10 और परमाणु हथियार भारत के स्टोर में जुड़ गए हैं, ठीक है। अगर हम नंबर 1 के बारे में बात करें तो भाई पहले स्थान पर तो रशिया है जिसके पास 5,500 परमाणु हथियार है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, 5,200 परमाणु हथियार है। तीसरे स्थान पर चाइना है जिसके पास लगभग 600 न्यूक्लियर वेपन्स है। चौथे स्थान पर फ्रांस है, 290 न्यूक्लियर वेपन्स है। 5वें पर यूके है, 225 न्यूक्लियर वेपन है। 6ठे पर भारत आ चुके 190 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। 7वें पर पाकिस्तान है, 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। 8वें पर इजराइल है, 90 न्यूक्लियर वेपन्स है। 9वें पर नॉर्थ कोरिया जिसके पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स है। केवल ये 9 ऐसी कंट्रीज है दुनिया भर के अंदर जिनके पास परमाणु हथियार है, बाकी और किसी कंट्री के पास परमाणु हथियार नहीं है। और बाकी 10वां जो कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था वो ईरान कर रहा था। ईरान पूरी कोशिश में था कि किसी तरीके से हम भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर ले और हम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ऐसा होने नहीं दिया। और यह बात भी तय, अगर आज ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इस जंग में सबसे पहले ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देता। तो
भाई भारत के पास जो कितने परमाणु वार हेड है 190 और पाकिस्तान के पास कितने 170। और हाल ही में सिपरी की इसी ईयर बुक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पहली बार भारत ने 12 परमाणु वॉर हेड्स को, ठीक है, तैनात कर दिए अपनी सबमरीन के ऊपर। और ऐसा पहली बार हुआ है। अभी तक भारत के जो परमाणु हथियार थे वो केवल स्टोर में रहते थे, लेकिन पहली बार भारत ने उनको तैनात कर दिया है, ठीक है। जिसमें से एक तो अरिंदम जो सबमरीन है भारत की, उस पर किए गए हैं लगभग 6-7, और दूसरे जो अरिहंत INS अरिहंत सबमरीन है उसके ऊपर तैनात किए गए हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगला सवाल है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो भाई हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो भाई ये दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जून को। क्यों मनाया जाता है? समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई जो बाल श्रम है ये इलीगल है और ये निषेध है, नहीं कराना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनका जो समय है, उनका जो टाइम है, उनका जो हक है वो पढ़ने लिखने का है, ठीक है। उनसे एज अ लेबर काम नहीं कराना चाहिए। तो इस चीज को अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, अवेयर करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो इसके ऊपर कानून भी बनाया गया था। भारत के अंदर 86वां संविधान संशोधन करके, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जीके की बात बता रहा हूं। 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत 14 साल के से कम उम्र के बच्चों से काम कराना इलीगल घोषित कर दिया गया था और शिक्षा उनके लिए मुफ्त कर दी गई थी, ठीक है। क्या कर दी गई थी? मुफ्त। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो भाई इस बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम क्या था? नोट कर लो, ये मैंने थीम लिख दिया है, लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। इस बार का थीम देख लो 2026 में, लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। लो भाई, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू जैसे मंद पदार्थ, यानी कि जो नशे वाले पदार्थ होते हैं जिनमें निकोटीन होता है, स्पेशली तंबाकू जैसे मंद पदार्थों पर किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो भाई हाल ही में किसी राज्य सरकार ने तंबाकू जैसे सभी उत्पादों के ऊपर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है कि ना तो कोई भी इनको का विकसित करेगा, मतलब बनाएगा, ना ही कोई बेचेगा और ना ही कोई इनका सेवन करेगा, ठीक है। तो हाल ही में ये कारनामा करा है नागालैंड ने। तो 2026 में नागालैंड, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा, नागालैंड ने तंबाकू उत्पादों के ऊपर, गुटखे के ऊपर बैन लगा दिया 1 साल का, ठीक है। और ऐसा करने वाला नागालैंड पहला राज्य नहीं है। इससे पहले 2024 में तेलंगाना भी 1 साल का तंबाकू उत्पादकों के ऊपर बैन लगा चुका है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? लो भाई, जयप्रकाश नारायण एक पक्षी अभ्यारण्य है, पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो भाई जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को शुरहाताल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? शुरहाताल, ठीक है, जो कि बलिया में है। एक जिला है उत्तर प्रदेश का, बलिया, ठीक है। देखो, राज्य का तो पता चल गया कहां पर है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बलिया में है, ठीक है। और इसको शुरहाताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुरहाताल भी बोलते हैं। ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, ठीक है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो भाई इसको 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया हाल ही में। कौन सा? 100वां रामसर। रामसर स्थल कौन कौन से होते हैं? रामसर साइट्स होती हैं जो वेटलैंड होते हैं, यानी कि जो कि आर्द्र भूमि होती है ना, ठीक है, जहां पर नमी होती है, उस भूमि को रामसर साइट बोला जाता है, ठीक है। अब रामसर साइट क्यों बोलते हैं? आर्द्र भूमियों को, तो आर्द्र भूमियों को रामसर साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1971 में, देखें 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। इसे ही रामसर कन्वेक्शन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है, ठीक है। इस संधि में कहा गया था कि ऐसी जितनी भी साइट्स होंगी जो कि आर्द्र भूमि होंगी, जो कि वेटलैंड होंगे, जो कि नमी वाले क्षेत्र होंगे,
उनको हम अपने अंडर लेंगे, अंडर तो नहीं लेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए हम अवेयरनेस फैलाएंगे। क्योंकि इस टाइप की जो आर्द्र भूमि होती है ना, वेटलैंड होती है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल मतलब इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए इनकी संरक्षण के लिए इनको रामसर साइट घोषित कर दी जाती है। दुनिया भर के अंदर जहां पर भी वेटलैंड मिलेंगे उनको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है इस संधि के द्वारा। तो भारत की जो 100वीं रामसर स्थल बना है, 100वां, वो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में, जिसको सुरहा ताल भी कहते हैं। चलो भाई, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? हाल ही में गया 5 जून को। वर्ल्ड यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख यानी कि यहां पर वाइस चीफ या फिर डेप्यूटी चीफ पूछा गया है। अब भाई हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, मेजर, जिसमें से एक तो है भारतीय वायुसेना, दूसरा है इंडियन नेवी और तीसरा है इंडियन आर्मी। यहां पर पूछा गया भारतीय वायुसेना, लेकिन हम तो तीनों के बारे में बात करेंगे। यहां पर पूछा गया डेप्यूटी चीफ, लेकिन हम तो चीफ के बारे में बात करेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। लो भाई, भारतीय वायुसेना के जो वाइस चीफ चुने गए हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चुने गए हैं, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर हम बात करें चीफ कौन है एयरफोर्स के, तो एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल है वो एपी सिंह है। भारतीय नौसेना के जो चीफ है वो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है। वाइस चीफ जो है वो वाइस एडमिरल अजय कोचर है। भारतीय थल सेना के देख लो, चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। वाइस चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो 6 की 6 नामों को याद कर लो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, और एक एक्सेप्शनल केस भी है। देखिए दोस्तों, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है ये, हाई कोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की, और इससे पहले किसी हाई कोर्ट की जज भी नहीं थी, ठीक है। तो ये वकील थी और सीधा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई, जो कि बहुत बड़ा पद है। तो भाई जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनका नाम है वेंकिता सुब्रमण्य मोहना। नोट कर लो, वेंकिता, एडवोकेट वेंकिता, नोट करो, एडवोकेट वेंकिता सुब्रमण्य मोहना, एडवोकेट वेंकिता सुब्रमण्य मोहना। तो भाई ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, ठीक है, और ऐसा करने वाली है भारत की दूसरी महिला बन गई। इनसे पहले देखो, इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पहले केवल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ही वर्ष 2018 में सीधे बार से, ठीक है, यानी कि वकील से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा करने वाली पहली महिला कौन थी, मतलब सीधा वकील से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली, तो भाई वे थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ठीक है। और दूसरी कौन बन गई है? वो बन गई है वेंकिता सुब्रमण्य मोहना, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब देखिए आश्चर्य वाली बात क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, एज का तो छोड़ दो, आप देख लो क्वालिफिकेशन का। तो इसमें क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या कंडीशन है? कम से कम 10 साल की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो एज अ एडवोकेट, कम से कम 5 साल हाई कोर्ट की जज रहे हों, कम से कम 5 साल किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के जज रहे हों, उसके बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, सीधा वकील के बाद यानी कि सीधा एडवोकेट के बाद क्या बन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज। तो वन एक एक्सेप्शनल केस, तो इसी वजह से कह रहा था कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही रेयरली होता है, या तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, या फिर ये इतने उन्नत स्किल्ड होंगे, या फिर इनका कुछ ऐसा कारनामा रहा होगा जिसकी वजह से इनको ये उपलब्धि दी गई है, ठीक है, ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। चलो मेरे भाई, ये था आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। मैंने आपको इसमें शायद 16-17 क्वेश्चन कवर करा दिए होंगे। पिछले हफ्ते यही इंपॉर्टेंट बने, पढ़ने को तो पढ़ाने को तो मैं भी आपको डेली 50-50 पढ़ा सकता हूं, बहुत गंदे करंट अफेयर, लेकिन फायदा क्या, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वही करंट इवेंट्स मैं आपको कवर कराता हूं। और आज की इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा वे टू सक्सेस, समझ गए। चलो भाई, प्यार दिखाते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर संडे मिलते हैं, अगले संडे भी हम मिलेंगे शाम 5 बजे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।